Yes, welcome to Sharda Academy. Today we are going to discuss the class 12th chapter, that is alternating current. So we are going for one short revision, right? So बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये टर्म 1 का, और बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है. ऑल्टरनेटिंग का बेसिकली मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज. अब कॉन्टिन्यूसली चेंज क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी करंट का और करंट की डायरेक्शन भी. डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. देखिए कैसे, ये सपोज आप एक ग्राफ बनाएंगे अगर टाइम का करंट के साथ, तो ग्राफ बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूसली करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. देखिए यहाँ पर करंट कितना है बेटा, ये टाइम और ये करंट, ठीक है. यहाँ पर अभी इसका हाइट 0 है तो यहाँ पर करंट 0 है. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है करंट इंक्रीज हो रहा है. इस टाइम पर करंट मैक्सिमम हो गया, इस टाइम फिर आगे करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है. करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है. देखो पहले करंट गया था पॉजिटिव साइड, अब कर जा रहा है नेगेटिव साइड. तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल करंट. पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर जाएगा फिर नीचे जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल करंट. इसलिए इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड तो कंटीन्यूअसली चेंज हो ही रहा है. तो ऐसे करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है. बाई डायरेक्शनल करंट भी बोलते हैं इसको, बाई डायरेक्शनल करंट, बाई डायरेक्शनल करंट. तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया. अगर इसके दूसरी साइड बात करें जो अब तक आप पढ़ते आए हैं, इसे प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, डायरेक्ट करंट जो बैटरी का करंट होता है उसमें ना डायरेक्शन चेंज होती ना मैग्नीट्यूड चेंज होता, वो यूनि डायरेक्शनल होता है. यूनि डायरेक्शनल, तो यूनि डायरेक्शनल है डीसी और बाई डायरेक्शनल है एसी. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी इक्वेशन की नीड नहीं है. क्यों नहीं है बेटा इसकी नीड, क्योंकि हर इंस्टेंट पे करंट कांस्टेंट है. अगर हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट करंट होगा तो इक्वेशन की तो कोई नीड नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. बट ये ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये करंट ऑल्टरनेटिंग है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी इक्वेशन की नीड होगी. और आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ी भी होगी क्लास 11th में जो ऑल्टरनेटिंग होती थी चीजें. पेंडुलम के केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां से आपने इक्वेशन पढ़ी थी y a sin ओमेगा t. यहां क्या इक्वेशन ऑल्टरनेटिव की, I I नॉट sin ओमेगा t, I I नॉट sin ओमेगा t. अब यहां पर I नॉट क्या है, I नॉट यहां पर मैक्सिमम करंट है बेटा. I नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, ठीक है. और I क्या है, जो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है. तो I इज इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट. तो I हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, I नॉट मैक्सिमम करंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और t हो गया किसी इंस्टेंट का टाइम. तो इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें ओमेगा और I नॉट कांस्टेंट है और I और t कंटीन्यूअसली कर रहा है वेरी. क्यों, टाइम चेंज होगा तो इंस्टेंटेनियस करंट भी चेंज होगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है. डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इक्वेशन की नीड नहीं है. रीजन बीइंग क्या है, कांस्टेंट करंट. तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आ जाए तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सेम ग्राफ बनेगा. बस इक्वेशन यहां पर I की जगह क्या आ जाएगा, E E नॉट sin ओमेगा t. ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन हो गई, ठीक है. थोड़ा सा क्विक करेंगे ताकि चैप्टर पूरा हो सके. तो ऑल्टरनेटिंग करंट की आपको ध्यान रखनी है यहां पर इक्वेशन भी और बाकी चीजें भी. तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं. अब हमने जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज पढ़नी है वो क्या है, वो लिख लेते हैं. इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं. तो फर्स्ट ये पहले लिखते हैं इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज. इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज करंट की. तो फर्स्ट क्वांटिटी हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस करंट. सेकंड पीक करंट. थर्ड एवरेज करंट, एवरेज करंट. और फोर्थ आरएमएस करंट, दैट इज रूट मीन स्क्वायर करंट. तो चार क्वांटिटीज हमने पढ़नी है. इंस्टेंटेनियस करंट, पीक करंट, एवरेज करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट. ये क्वांटिटी
बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये करंट की मेजरमेंट के लिए होती है, ये हमें हेल्प करेंगी करंट की इक्वेशन को समझने में। अभी हमने करंट की इक्वेशन बनाई थी जो थी I = I0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसमें हमारे पास I क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, और I0 क्या था, पीक करंट। I0 क्या होता है, पीक करंट। अभी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एवरेज और आरएमएस की बात करेंगे। एवरेज आरएमएस की बात करें तो एग्जांपल, चलो एग्जांपल लेते हैं। I = I0 sin pi t, I = I0 sin pi t। इसके बारे में बात करेंगे। साइन के बाद वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट इसको फेज बोलते हैं, अभी के लिए बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है। एंड इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं बेटा, फर्स्ट पार्ट पहले ये कर रहे हैं। एट t = 0, 0.25, 0.5 सेकंड। 0 सेकंड बताना है कितना इंस्टेंटेनियस करंट होगा, 0.25 सेकंड बताना है और 0.5 सेकंड बताना है। तो देख लेते हैं पहले एट t = 0 पे। t को 0 रहेगा तो t को 0 पुट करेंगे हम यहां पर। I = I0 sin, ये हो जाएगा t 0 तो सारा 0 हो गया, और sin 0 होता है 0, तो I हमारी इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ गया, 0। अब t = 0.25 का मतलब क्या है, 1/4 सेकंड। तो I = I0 sin, t की जगह रखें हम 1/4 तो बन गया π/4, और π/4 जब रखेंगे sin π/4 कितना होता है, sin 180/4 कितना हो जाएगा, sin 45 डिग्री, और sin 45 होता है 1/√2। तो I0/√2 इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट t = 1/4। उसके बाद 0.5 सेकंड पूछा तो t = 1/2 सेकंड। अब t = 1/2 सेकंड पे तो बहुत इजी है निकालना। I = I0 sin, यहां पे रखिए t की जगह 1/2 होता है, it becomes π/2, और sin 90 होता है 1, तो ये आ गया I0। तो ऐसे हम इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम की वैल्यू पुट करते जाइए और आपके पास करंट आता जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड नेक्स्ट वाला करंट की बात करते हैं, पीक करंट की। पीक करंट, तो नेक्स्ट है पीक करंट। अब पीक करंट कैसे निकाल सकते हैं उसको देख लेते हैं। पीक करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो सेकंड वन इज पीक करंट, इसको मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा t। अगर आप यहां से पीक करंट आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक करंट, तो पीक करंट बेटा कितना होगा, ऐसे पीक करंट होगा यहां पर I0। तो पीक करंट क्या होता है, साइन से पहले वाला जो पार्ट रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे पीक करंट। जैसे आगे I = I0 cos ओमेगा t, अब उससे पहले cos से पहले वाला जो पार्ट है वो पीक करंट होगा, तो यहां पीक करंट कितना हो गया, I0 हो गया। ऐसे कुछ एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया पीक करंट। नेक्स्ट हमने बात करनी है एवरेज करंट की, एवरेज करंट की और आरएमएस करंट की। अब इनकी पहले तो बात करेंगे इनकी नीड क्या है, एवरेज और आरएमएस की नीड क्या है, क्यों पढ़ना है हमने। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, साथ साथ समझेंगे। दिस इज एवरेज करंट और यहां समझेंगे हम आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे जब इसको डिफाइन करेंगे। तो एवरेज करंट और आरएमएस करंट की नीड क्या है, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑल्टरनेटिंग है, लगातार चेंज होने वाली है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपको पावर निकालनी है, मान लो एसी की पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है Vm, या I² R लगाओ या V²/R लगाओ। अब इसमें I भी कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है और V भी कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, क्योंकि हम एसी की बात कर रहे हैं। अब अगर V और I कंटीन्यूअसली चेंज होंगे तो हमारे पास I और V की कोई यूनिक वैल्यू तो है नहीं। अगर कोई यूनिक वैल्यू नहीं है तो हम पावर निकाल ही नहीं पाएंगे। फिर ऐसे ही अगर हमें हीट निकालनी है उस पर्टिकुलर डिवाइस से जो एसी पर ऑपरेट हो रहा है, तो हीट में अब एसी की हीट निकालनी है तो उसमें करंट लगातार क्या है, वेरिएबल है। अगर करंट वेरिएबल होगा तो हम एक साथ सारी हीट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास करंट की सिंगल वैल्यू तो है नहीं, बिकॉज़ करंट इज चेंजिंग कंटीन्यूअसली। तो इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको करंट की एक यूनिक वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए, सो दैट आप फर्दर कैलकुलेशंस और जो पार्ट्स हैं वो आप कर सको। तो यूनिक वैल्यू एक तो एवरेज करंट की हेल्प से निकालेंगे, आरएमएस करंट के कांसेप्ट को समझेंगे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कौन है, ज्यादा यूजफुल
कोई भी एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, एवरेज कैसे निकाला जाता है फिजिक्स के अंदर ये समझिए, एवरेज करंट ऑफ एसी। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में आपको आपके दो नंबर है 2, 5, 8, इसकी आपको एवरेज निकालनी है। मैथमेटिक्स में इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका, स्टेप फर्स्ट होगा आपको, आप इनको ऐड करोगे ना, 2 + 5 + 8। सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड होगा आपके पास, आप डिवाइड करो उनके नंबर से, कितना नंबर है उनका, तो नंबर टोटल क्वांटिटी होगी 3, तो याद रखिए ऐसे करते हैं ना एवरेज निकालने का फॉर्मूला, पहला ऐड दूसरा डिवाइड, ऐसे ही करते हैं। उसके बाद अब यहां पर हमें यही दो ऑपरेशन याद रखने हैं, पहला ऐड दूसरा डिवाइड। तो देखो कैसे करेंगे, एवरेज करंट, अब करंट की एवरेज निकालनी है तो पहले ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए लगाएंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में किसको ऐड करना है, करंट को ऐड करना है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए निकालना है, सपोज पूरे साइकिल के लिए निकालना है 0 to t के लिए, तो ये हो गया ऐड। किसको ऐड करना है, करंट को, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और कहां से कहां तक ऐड करना है, आपको सपोज एवरेज करंट निकालना है फुल साइकिल का, और फुल साइकिल का टाइम होता है t, तो ये आपने यहां से ऐसे ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड करना। अब डिवाइड करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो डिवाइड कर दो, कितने टाइम के लिए ऐड हो रहा है, dt के लिए, और dt की वैल्यू क्या है 0 to t, तो ये हो गया आपके पास एवरेज का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, अगर आपको एवरेज पावर निकालनी है, पावर एवरेज निकालनी है एसी की, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, एवरेज पावर ऑफ एसी, एसी की एवरेज पावर। सेम वे में पहला स्टेप क्या है, ऐड करो। किसको ऐड करोगे, पावर को, टाइम के रिस्पेक्ट में, कितने टाइम के लिए 0 to t के लिए, वो आप डिपेंड करता है, 0 to हाफ साइकिल ले सकते हो, 0 to t/2 लिख दोगे तो यहां पे 0 to t/2 आ जाएगा। नीचे फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में ऐड करना है, तो ये डिवाइड कर दिया दूसरे पे 0 to t। ऐसे ही एवरेज पावर का फॉर्मूला है जो आगे एसी में यूज होने वाला है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला एवरेज का बनाना सिखा दिया बेटा, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब निकालने सीख लेते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करके जो आने वाला है, डायरेक्ट रिजल्ट में जाऊंगा मैं। कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना नहीं आता, जो मेडिकल के स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें आपको घबराने की नीड नहीं है। करंट की वैल्यू पुट कीजिए, करंट की वैल्यू कितनी I0 sin ओमेगा t, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 0 to t का लिख देते हैं। चलो ऐसे इसको सॉल्व करने के बाद एवरेज करंट फुल साइकिल के आने वाला है 0। तो आपको याद रखना है एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल कितना होता है, 0 फॉर फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट होता है 0। क्यों होता है, उसका टेक्निकल रीजन भी देख लेते हैं। उसका टेक्निकल रीजन क्या है, अब ये फुल साइकिल है, अब ये सिमेट्रिकल पार्ट देख लो आपको, t/2 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब जितना चार्ज t/2 साइकिल में एक डायरेक्शन में जा रहा है, नेक्स्ट t/2 में वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ओवरऑल चार्ज कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। जितना चार्ज इधर गया वापस चार्ज उधर चला गया, तो नेट चार्ज कितना गया, 0। इसलिए एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए कितना होता है, 0। अब अगर हम इसका, फिर इसीलिए हम इसका रीजन यही है कि इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि फुल साइकिल के लिए इसकी वैल्यू आती है 0। अगर हम हाफ साइकिल के लिए निकालें, फॉर हाफ साइकिल के लिए एसी कितने आने वाला, एवरेज कितने आने वाली है, आई एवरेज, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, t की जगह t/2 पुट करूंगा। अब t/2 पुट करने से ये हमारे पास आता है 2/πI0। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2/πI0। इसमें वैल्यू पुट करने पर आएगा 0.367 I0। दिस इज द एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के एवरेज करंट कितना होता है बेटा, 0.637 I0। ये 0 क्यों हुआ, बिकॉज़ ये तो एक ही डायरेक्शन का है, चाहे आप इधर का लीजिए इधर का लीजिए। अब इतना ही इधर का पॉजिटिव में होगा, इतना ही इधर का नेगेटिव में होगा, तो ओवरऑल कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 0 फुल साइकिल के लिए हाफ का एवरेज करंट के फॉर्मूला। अभी देखो जैसा पैटर्न डिमांड कर रहा है कि आपको डेरिवेशंस पे तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना नहीं है, समझना जरूर है, लेकिन ऐसे लर्न नहीं करना कि माइंडसेट नहीं करना कि डेरिवेशन प्रिपेयर पूरा करके जाना चाहिए, रादर देन आपको कंसंट्रेट करना है रिजल्ट पे। तो रिजल्ट क्या है एवरेज करंट का, हाफ फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 0.637 I0 या फिर 2/πI0। ये हो गया हमारे पास एवरेज करंट। एवरेज निकालना आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आरएमएस, अब बात करते हैं आरएमएस की। तो एवरेज का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, पीक भी हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं आरएमएस की। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है आरएमएस करंट। अब इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या है।
नाम से पता लग रहा है RMS, रूट मीन स्क्वायर, ऐसे चलना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब पहले आपको क्वांटिटी का स्क्वायर करना है, फिर क्वांटिटी का मीन लेना है और फिर क्वांटिटी का रूट करना है। अगर आप ये तीनों ऑपरेशन इसी वे में परफॉर्म कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा RMS करंट। देख लेते हैं। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए RMS निकालना है आपको और फुल साइकिल के निकालना है, तो ये 0 हो गया, ये t हो गया, बहुत इजी है निकालना। 0 to t ये हो गया t में। आप साइकिल के लिए निकाल देख सकते हैं I, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं IT ग्राफ। तो RMS के लिए पहले क्या करना है, करंट का स्क्वायर करना है। बिल्कुल करेंगे स्क्वायर। तो करंट आपके पास है क्या, I कितना है, I0 sin ओमेगा t। तो पहले करो स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो आपके पास था I = I0 sin ओमेगा t। तो पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, स्क्वायर, स्क्वायर किया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है मीन। मीन का मतलब ही एवरेज होता है, पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, मीन एवरेज की बात होती है। तो आपको यहाँ पर मीन लेना है। तो मीन मतलब एवरेज है, और एवरेज आपको लेना आता है, अभी सिखाया है, हमने सीखा है एवरेज। तो एवरेज के लिए हमने सिंबल बना दिया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एवरेज। ये एवरेज करंट हो गया। स्क्वायर कर चुके हैं, मीन कर रहे हैं। अब इसका एवरेज आपको लेना आता है। एवरेज कैसे लेते हैं, I0 sin ओमेगा t, ये करंट है। I0 sin स्क्वायर ओमेगा t था, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो 0 to t। और ये पहला स्टेप क्या होता है एवरेज निकालने का, ऐड करना। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड करना। तो डिवाइड किया 0 to t के लिए। अगर आप हाफ साइकिल के लिए देखना चाहते हैं तो t की जगह डिवाइड कर देंगे, तो हाफ साइकिल के लिए आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सेकंड स्टेप समझ में आ गया। मीन लेना है, मीन वही स्टेप, वही मेथड बताया था जो भी, वो मीन हो गया उसमें। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो I0 स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, तो I0 स्क्वायर हो गया। अब आपको ये इंटीग्रेशन बहुत बार यूज होने वाला है, तो आप बेटर है आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करिए rather than इसका पूरा स्टेप समझना कि क्या होने वाला है। इसको आप सॉल्व करेंगे, dt का इंटीग्रेशन यहां पर आएगा t, तो इसको t लिख देते हैं, लिमिट पुट करने से t - 0 आएगा, तो t हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद करना है। इसका इंटीग्रेशन होता है t/2, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन आएगा t/2। अगर यहां होता 0 to 1 तो सिंपली आता 1/2। अब 0 to t है तो t/2, तो t/2 इसका इंटीग्रेशन आया तो हमने पुट किया यहां पर, तो ये आ गया हमारे पास I0 स्क्वायर t/2, और नीचे भी t, ये t है नीचे, तो ये t से t कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो अब तक हम क्या कर चुके हैं, अब तक हम एक तो हम स्क्वायर कर चुके हैं, दूसरा मीन कर चुके हैं। अब क्या करना रहता है, रूट लेना रहता है। तो I0 स्क्वायर बाय 2 आ गया, रूट ले लीजिए। अब रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, I0 बन जाएगा। तो यार बस क्या होगा, फिर इसका रूट हो गया, तो I0 बाय स्क्वायर था, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के पास ये रूट आ जाएगा, तो I0 बाय √2, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ AC, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.707 I0। अब ये RMS वैल्यू है फुल साइकिल के लिए। अगर आप हाफ साइकिल के लिए भी निकालेंगे, t की जगह t/2 पुट करेंगे, तो RMS आएगा बिल्कुल सेम। इसका मतलब क्या है, हाफ साइकिल हो फुल साइकिल हो, RMS रहेगा सेम, और एवरेज हाफ साइकिल के लिए 0 और फुल साइकिल के लिए आएगा 2I0/5। ठीक है बेटा, तो साथ साथ बताते रहे कमेंट में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आपको अगर लग रहा है कि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन देना है कि किस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर नहीं है, क्लास 12th का, क्लास 11th का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, तो आप हमें बता सकते हैं, तो आपकी उस पर्टिकुलर चॉइस को हम जरूर कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास RMS करंट। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, AC सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पढ़ी है। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट अगर होगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। उसकी इक्वेशन में ऑल्टरनेटिंग करंट की पढ़ी, I = I0 sin ओमेगा t। साइन क्यों आया है, क्योंकि जो वो वेव बन रही है उसको साइन वेव बोलते हैं, और साइनोसोडियल फंक्शन से ही वो रिप्रेजेंट होगी। साइनोसोडियल मतलब साइन से रिप्रेजेंट होगी। साइन आ सकता है, कोस भी आ सकता है। तो I = I0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट चलो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन पढ़ी थी, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और सिमिलर वे में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी बना सकते हैं। ये क्वांटिटी किसके लिए हो गया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था इसको बोलते हैं पीक वैल्यूज, दीज आर द पीक क्वांटिटीज एंड दीज आर द इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था एवरेज करंट, क्विक क्या हो रहा है, एवरेज करंट 0 4 किसके लिए बेटा, फुल साइकिल के लिए, और 2 बाय पाई आई नॉट किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल के लिए, ये हो गया एवरेज। उसके बाद आई आरएमएस की बात करें, अगर ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ भी सेम में रहेगा, सब कुछ यहाँ आई नॉट ई नॉट आ जाएगा, आई एवरेज ई एवरेज आएगा, तो सिमिलर है, उसको ज्यादा बताने की है। आरएमएस कितना बताया था हमने, आई नॉट बाय रूट 2 फॉर हाफ के लिए ये एज वेल एज फॉर फुल। अगर हम बल्कि अगर t बाय 4 के लिए निकालेंगे तब भी हमारे पास आई नॉट बाय रूट टी आएगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, एसी सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें, अगर हम इंडक्टर लगा दें, कैपेसिटर लगा दें या मल्टीपल कंपोनेंट्स लगा दें तो क्या सर्किट में सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करने का मतलब क्या है, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखना है। जैसे आपके पास सर्किट में अब एसी सर्किट में देने की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगाओ और एसी सप्लाई है, ये देखो ये हमने जो बनाया ना, दिस इज द सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग, वेव है ना, वेव की तरह चेंज हो रहा है करंट, तो ये अल्टरनेटिंग का सिंबल हो गया, दिस इज अल्टरनेटिंग सप्लाई। अल्टरनेटिंग सप्लाई की क्या इक्वेशन होगी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाओ, सोर्स लगाओ होगा अल्टरनेटिंग, उस सोर्स की क्या वोल्टेज होगी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा, साइनसॉइड की चीज हो रही है, रेजिस्टेंस हो गया। तो आपने इसमें बेसिकली पढ़ना है, आपने इसमें पढ़ना है, जैसे आपने जो ईएमएफ लगाई है इसकी वजह से उसमें करंट आएगा, ये करंट का ईएमएफ के साथ क्या फेज रिलेशनशिप होगा, फेज रिलेशनशिप, फेज क्या है, व्हाट इज फेज, फेज होता है आर्गुमेंट ऑफ साइन और कॉस, साइन और कॉस के आर्गुमेंट को बोलते हैं फेज। आर्गुमेंट क्या होता है बेटा, जैसे मैंने लिखा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसा कुछ लिख दिया। तो साइन के बाद वाले पार्ट को बोलते हैं आर्गुमेंट, और ये आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं, फेज। सो व्हाट इज फेज, फेज इज द आर्गुमेंट ऑफ साइन और कॉस। अब ये फेज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या देता है फेज हमें, फेज हमें एक तो बताता है कि पार्टिकल की या करंट की, यहां पर करंट की बात करें ना, तो करंट की क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक तो डायरेक्शन के बारे में बताएगा, पॉजिटिव साइड जा रहा है नेगेटिव साइड जा रहा है, बाई डायरेक्शनल करंट होता है ना। दूसरा डायरेक्शन के साथ पोजीशन बताएगा, वो पीक पे जा रहा है या मैक्सिमम पे है या मीन पे है, किस साइड है वो। तो ये फेज हमें ये दो चीजें बताता है, डायरेक्शन एंड पोजीशन। जैसे आप फेज को मैंने बताया कि जैसे मैंने बोला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन और मैंने यहां पर बोल दिया दिस इज पाई बाय 2, दिस इज द फेज। सो व्हाट इज द फेज, पाई बाय 2। और पाई बाय 2 से आपको क्या पता लग रहा है, पाई बाय 2 से आप ये बता सकते हो कि पार्टिकल कहां है। क्यों, पाई बाय 2 पे पार्टिकल कहां होता है, पाई बाय 2 पे पार्टिकल, ये रहा फेज पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे पार्टिकल कहां होता है, एक्सट्रीम पे। कहां होता है बेटा, एक्सट्रीम पे। अगर मैं बोलूं 3 पाई बाय 2 है तो पार्टिकल इस वाले एक्सट्रीम पे है। यहां फेज पाई, यहां बेसिकली क्या होता है, यहां फेज होता है 0, यहां पाई बाय 2 एक्सट्रीम पे, यहां पाई, यहां 3 पाई बाय 2, यहां 2 पाई, एक फुल साइकिल कंप्लीट हो गई। समझ आ गया। तो ये फेज हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल कहां है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको पता लग गया पाई बाय 3 पाई बाय 2 से कि पार्टिकल इस एक्सट्रीम पे है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, तो फेज आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तो इतना ही आपको इंफॉर्मेशन चाहिए फेज को समझने के लिए। तो आपको ये बताना है कि फेज, अब आपको लगे फेज पोजीशन बताता है और डायरेक्शन बताता है, तो आपने करंट और वोल्टेज का फेज बताना है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की पोजीशन में कितना डिफरेंस है। दोनों की पोजीशन में अगर मैं बोलूं पाई बाय 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि कोई आगे चल रहा है कोई पीछे चल रहा है पर्टिकुलर स्टेट पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में, इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। ये 3 हमारे पास पैसिव एलिमेंट होते हैं।
ठीक है, हर बेसिक सर्किट का ये पार्ट होते हैं। जो भी आप सर्किट देखेंगे ऑल्टरनेटिंग सर्किट होगा तो नॉर्मली आपको आर भी दिखेगा, उसमें एल भी दिखेगा, सी भी दिखेगा। तो तीनों कंपोनेंट हमें ऑलमोस्ट ये बहुत कॉमन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और इनका बिहेवियर जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि रेजिस्टिव सर्किट कैसे बिहेव करते हैं, कितना अपोज करते हैं, ये भी निकालना कितना अपोज करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, मैं यहाँ पर इक्वेशंस को ड्राइव नहीं कर रहा, अगर इक्वेशन को ड्राइव इक्वेशन और ईएमएफ की इक्वेशन देखेंगे तो ये बनती है E = V0 sin थीटा। ये तो हर एक में सेम रहेगी, ऑल्टरनेटिंग सोर्स आपने अप्लाई किया है। करंट की इक्वेशन क्या होती है, वो करंट की इक्वेशन में निकालनी है। तो यहाँ रेजिस्टेंस के केस में करंट की इक्वेशन होती है I = I0 sin ωt। ये है करंट की इक्वेशन। अब फेज चेक करना है हमने, फेज चेक करने के लिए ये हमारे पास आया ωt फेज, इसका भी फेज कितना है ωt। तो फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कितना है। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों फेज को माइनस कर दो, चाहे आप करंट वाला फेज करे लो चाहे वोल्टेज वाला करे लो, तो कितना है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट हर इंस्टेंट पे सेम रहेगी। अगर आप ओमेगा टी को, ये फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 0, मतलब जितना फेज ईएमएफ के पास होगा उतना ही फेज करंट के पास भी होगा। अगर ईएमएफ के पास π/2 है तो करंट के पास भी π/2 है रेजिस्टेंस के केस में। इसका मतलब है ये, अगर मैं इसका वेव डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप समझ भी सकते हैं कि अगर फेज सम सेम है तो ये आपके पास इक्वेशन बनी ईएमएफ की, इसका मैक्सिमम हो गया। और करंट की बनाएंगे तो करंट की इक्वेशन भी ऐसी ही बनेगी, ये करंट की इक्वेशन। अब करंट का वेव डायग्राम ये है, दिस इज बेसिकली द वेव डायग्राम, ये वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी भी फेज देखिए, यहां पर दोनों का फेज कितना है 0, यहां पे दोनों का फेज कितना है 90, यहां पर दोनों का फेज कितना है 180, यहां पर दोनों का फेज कितना है 3π/2, यहां 2π। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ये तो आपने वेव डायग्राम बनाया वोल्टेज और करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, एक साथ दोनों डायग्राम में एक ही बना दिया, आप इंडिविजुअली बना के समझ सकते हैं। तो दिस इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट समझने के लिए कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। आलतू फालतू डेरिवेशन करने कोई नीड नहीं है कि इक्वेशन कैसे आई, ठीक है। अब उस पे कंसंट्रेट करने क्या नीड है, क्योंकि पेपर बेसिकली हमारा है एमसीक्यू, वैसे आप समझ भी सकते हैं कैसे आया है। उसके बाद नेक्स्ट, कितना अपोज करता है रेजिस्टिव सर्किट, जो रेजिस्टेंस लगाया है इसको कितना अपोज करेगा। अपोज करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम अपोज कितना कर सकता है, मैक्सिमम ईएमएफ कितनी है E0, मैक्सिमम करंट कितना है I0। आपको पता है रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से आपने पढ़ा है R=V/I होता है। अगर R=V/I होता है तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है E0, मैक्सिमम करंट कितना है I0, और E0/I0 कितना है यहां पर R। ये हो गया ऑपोजिशन, वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल रेजिस्टेंस। तो कितना मैक्सिमम अपोज कर सकता है E0/I0 व्हिच इज इक्वल टू R। ये हो गया वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम, लास्ट फेजर डायग्राम समझ लेते हैं। फेजर डायग्राम में क्या होगा, ये फेजर डायग्राम बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे। फेजर क्या होता है, फेजर इज द डायग्राम व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेजर डायग्राम क्या है, जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप देगा। अब ये है फेज, इन फेज को यूज करके फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेज बेसिकली मींस एंगल, तो कितना एंगल है तुम्हारे पास ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एंगल है तो इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। यहां से हमने एंगल बनाया, दिस इज ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी वाला एंगल है, तो ये आपके पास हो गया फेज, फेजर बना दिया। दिस इज द फेजर फॉर वोल्टेज, ये किसके लिए फेजर हो गया, वोल्टेज के लिए। हम यहां लिख सकते हैं ये E। ऐसे करंट का फेज बनाएंगे, करंट के पास भी ओमेगा टी फेज है तो करंट भी इसी लाइन पे रहेगा, तो करंट इसी लाइन पे आ गया, करंट I0, तो ये फेज हो गया करंट। तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेजिस्टेंस के लिए जो ध्यान रखने वाले हैं वो लिख देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आएगा तभी हम आगे जो बेसिक कंपोनेंट है, जो बेसिक मेन पार्ट है आरएलसी, वो समझ पाएंगे। वो समझने के लिए हमें चाहिए कि हम आरएलसी समझने के लिए पहले इन चीजों को समझे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो लिखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन शॉर्ट आपको ये चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, नो फेज डिफरेंस, no phase difference between voltage and current। वोल्टेज करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हर इंस्टेंट पे दोनों सेम फेज में होंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज़ दोनों की इक्वेशन क्या है, दोनों की इक्वेशन में ओमेगा टी फेज है। सेकंड, जो मैक्सिमम पोजीशन है वो R है और
वो किसके इक्वल है, ई नोट बाय आई नोट के। और ठीक है, आप ई नोट बाय नोट की जगह ई आर एम एस बाय आई आर एम एस से भी आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, और आपको आप ई इंस्टेंटेनियस अपॉन ई आई इंस्टेंटेनियस से भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहां से भी आपको इक्वल आएगा। तो ये सारे फॉर्मूला हैं जो आप यूज कर सकते हो। बेसिकली हम इसको ई आई लिख देते हैं, खाली इंस्टेंटेनियस के लिए ई और आई बना रखे, ई बाय इज इक्वल टू आर। तो ये मैक्सिमम में हो गया, ये आरएमएस में हो गया, ये इंस्टेंटेनियस में हो गया। तीनों का जो वोल्टेज करंट का रेशियो है वो आर के इक्वल होगा। तो दीस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंडक्टर पे। तो इंडक्टर स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग। अगर एसी सर्किट में इंडक्टर लगाओ, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर, फिर से बोल रहा हूं, डेरिवेशंस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना, रिजल्ट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। रिजल्ट्स को बार बार लिखना है, फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करना है, सो दैट आपको सारे फॉर्मूला याद रहे। क्योंकि एमसीक्यू जो आने हैं उसमें टाइम कम मिलेगा, उतना ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम का भी बहुत इशू है। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, एसी सर्किट है और इंडक्टर लगाया हुआ है। ये इंडक्टर लगा दिया हमने, प्योर इंडक्टर है, मतलब इसके अलावा इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस इसमें हमने नहीं लगाया, और इसको अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करना है। अल्टरनेटिंग सोर्स की आपको इक्वेशन पता है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, चलो आगे। और इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, एल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दोनों की इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, इस केस में वोल्टेज और करंट कैसे रिलेट करते हैं। तो इसमें अगर हम कैलकुलेटिव पार्ट करके जब कंक्लूजन निकालेंगे तो हम कंक्लूजन देखेंगे, तो ई की इक्वेशन तो हमारे पास समझ जाए, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो आई की इक्वेशन आएगी, आई की इक्वेशन आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इंडक्टर के लिए याद रखने वाला है। अब दोनों के फेज अगर हम कंपेयर करें, इसका फेज है ओमेगा टी, मैंने फेज क्या बताया है, आर्गुमेंट ऑफ साइन, साइन के बाद वाले फैक्टर को बोलते हैं फेज। इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अगर हम फेज डिफरेंस निकालें, फेज डिफरेंस, तो बड़ा फेज आपको कौन सा दिख रहा है, ईएमएफ का, माइनस कर देते हैं, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो वोल्टेज का फेज ज्यादा है तो वोल्टेज का फेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको माइनस करने में ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और पाई बाय टू पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पाई बाय टू का फेज डिफरेंस आया, कितना आया, पाई बाय टू का। आगे कौन रखा था, वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज के लिए पॉजिटिव फेज आया है प्लस पाई बाय टू, मतलब वोल्टेज क्या कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है। तो कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स बाय फेज पाई बाय टू। वोल्टेज जो है वो पाई बाय टू फेज से लीड कर रही है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। प्रोसेस क्या है, कैसे आया है, समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन कंक्लूजन ध्यान रखना है, फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय टू का होता है इन केस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर लगाएंगे तो वोल्टेज लगातार आगे चलती रहेगी पाई बाय टू। अगर ये हमारे पास कंक्लूजन है तो इसके बेस पे हम वेव डायग्राम भी बना सकते हैं, तो जो और क्लैरिटी देगा कि कैसे वेव हमारी दोनों की बनेगी। पहले हम ईएमएफ का फेज देख लेते हैं। ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी फेज की तो आपको इक्वेशन बनानी आती है, ये ओमेगा टी की फेज की इक्वेशन है। ये ग्राफ डायग्राम ये हो गया हमारे पास ई नॉट, ये ई का बनाया हमने, ठीक है, ये ई नॉट। अब अगर आपको ईएमएफ का फेज पता है ओमेगा टी है और करंट का पाई बाय टू से पीछे चल रहा है, करंट का पीछे चल रहा है ना, क्योंकि वोल्टेज आगे चल रहा है। अब करंट का पीछे चल रहा है तो उसके लिए बनाओ फिर। अगर ईएमएफ का फेज यहां पर 0 है, ईएमएफ फेज कितना बेटा यहां पर 0, तो करंट का फेज कितना होगा, 0 से, अगर मैं इसको 0 रख दूं, 0 रख देगा मैं इसको 0, 0 माइनस पाई बाय टू कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय टू। अब माइनस पाई बाय टू माइनस है तो वो नीचे आएगा, पाई बाय टू है तो मैक्सिमम और नीचे। यहां पर ईएमएफ का फेज कितना है, 90। करंट का अगर ईएमएफ का 90 है, 90 रख दो, 90 माइनस 90 0, करंट का हो जाएगा 0। जो मैं क्रॉस बना रहा हूं वो करंट के लिए। ईएमएफ का फेज कितना है यहां पर 180, 180 180 रखोगे, 180 माइनस 90 90 आ जाएगा, 90 हो जाएगा। ईएमएफ का फेज 270 270 है तो 270 है तो 180 आ जाएगा, ये आ गया 180, यहां रखो 270 180। यहां पर
360 है तो इसका कितना आ जाएगा, आएगा करंट का 270। तो इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये आ गया करंट का डायग्राम। तो आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि हर इंस्टेंट पर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री 90 के फेज से पीछे चल रहा है, 90 फेज से पीछे चल रहा है। देखो कैसे, अभी इसका मैक्सिमम देखो, ये 180 फेज यहाँ आया, करंट का 120 फेज आगे जाके आया, ठीक है ना। ये वोल्टेज का 90 यहाँ है, करंट का 90 आगे जाके आया, तो π/2 बार आगे वो चल रहा है। तो इसका मतलब करंट वोल्टेज करंट से 90 आगे चल रही है। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो वेव डायग्राम बनाया। अब समझ लेते हैं कि ऑपोजिशन कितनी होती है। मेनली हमने ना बेसिकली 3 चीजें देखनी है, 3 या 4 चीजें। पहला, वोल्टेज करंट के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप है। दूसरा, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वो तो हो गया। सेकंड में ऑपोजिशन देखना है कि कौन अपोज कर रहा है, कितना अपोज कर रहा है। जैसे रेजिस्टेंस कितना अपोज कर रहा था, R किसके इक्वल था, E0/0 के। इसका ऑपोजिशन में निकालेंगे, इसका ऑपोजिशन आपको आना चाहिए निकालना। इसका ऑपोजिशन कैसे निकालेंगे देखो, ऑपोजिशन हमेशा निकालना है E0/I0 से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, E0/I0 से। E0/I0 इसके केस में किसके इक्वल आएगा, डेरिवेशन करते हैं तो समझ भी सकते थे कैसे आने वाला है, लेकिन हम याद रख सकते हैं इजीली, ओमेगा L। इसका ऑपोजिशन कितना आएगा, ओमेगा L। जो आता था आपके पास R, वो इसमें आ गया ओमेगा L। ओमेगा L मल्टीप्लाई में ओमेगा फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस हो गया, दोनों को ज्वाइन करके सिंगल सिंबल बना दिया, XL। क्या बना दिया, XL। XL को क्या बोलते हैं, XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL इज बेसिकली इंडक्टिव, L स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव और X का मतलब है रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस म्यू बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इसका। इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली क्या है, इसका काम है अपोज करना। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका काम है अपोज करना। बेसिकली आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो, दिस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है इंडक्टर का। रेजिस्टेंस जो होता था उसका रेजिस्टेंस R होता था। इंडक्टर का रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, XL। अब इसके आगे रिएक्टेंस वर्ड क्यों लगा है वो देख लेते हैं अभी। बिकॉज़ ये फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। देखो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा, वो भी डायरेक्टली। तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ पेपर में समटाइम पूछा जाता है। XL का ओमेगा के साथ, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उतना XL बढ़ता जाएगा। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी होगी तो रिएक्टेंस होगा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, सपोज ओमेगा कितना हो जाएगा, 0। ओमेगा 0 तो XL भी 0, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट कब करेगा, जब फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी रिएक्ट ज्यादा करेगा। रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं करता था। रेजिस्टेंस क्या करता था, फ्रीक्वेंसी है या नहीं है उसका काम है अपोज करना। अगर हम फ्रीक्वेंसी का डायग्राम बनाए रेजिस्टेंस के लिए या ओमेगा के साथ में देख लो, इसके केस में फ्लैट पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल लाइन क्या शो कर रही है, रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, उसने उतना ही अपोज करना है, फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो ना हो। लेकिन इंडक्टर अपोज करेगा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इंडक्टेंस ज्यादा, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा, ठीक है। अब यूनिट दोनों की सेम है। XL की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट अगर XL की पूछे, अब XL का काम तो अपोज करना है तो इसकी भी यूनिट ओम होगी, R की यूनिट भी ओम होगी, जो आगे कैपेसिटर का हम रिएक्टेंस पढ़ेंगे उसकी भी ओम होगी। तो काम अपोज करना है तो ये। तो इसका ऑपरेशन बता दिया हमने। एक तो इसका ऑपरेशन क्या होगा, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडक्टेंस, अगर आप ये पॉइंट भी ध्यान से पढ़ लेते हैं, ध्यान से लिख लेते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोल्टेज लीड्स बाय फेज π/2। वोल्टेज लीड कर रही है π/2 इससे, करंट से। सेकेंड, ऑपोजिशन कितनी है इसमें, ऑपोजिशन इसमें XL।
और XL इज इक्वल टू ओमेगा L। फर्दर सॉल्व करना चाहते हो 2 पाई न्यू, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी इनटू L। ठीक है, अगर हम देखें फिर से देखें और देखें फॉर डीसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0, अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 तो XL भी 0। आगे बढ़ा समझ में। फिर से एसी के लिए कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, डीसी फ्रीक्वेंसी 0 क्यों होती है? बिकॉज़ डीसी चेंज नहीं होता, डीसी कांस्टेंट रहता है, तो जो चेंज ही नहीं हो रहा ऑल्टरनेटिवली उसकी फ्रीक्वेंसी 0 सेकंड हो गया। ठीक है, तो एक ऑपरेशन हो गया, थर्ड एक पॉइंट ये हो गया, दो दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट ग्राफ इसका एक्सेल का इसके साथ ओमेगा के साथ या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी को न्यू बना लो, न्यू बनाया आप इसको तो न्यू ले लेते। तो ग्राफ अगर हम बनाएं, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया फ्रीक्वेंसी f और ओमेगा। ठीक है, यहां भी हम f लिख लेते हैं ना, f और ओमेगा, और ये हो गया हमारे पास एक्सेल। ठीक है बेटा, ये हो गया इंडक्टर। नेक्स्ट हम करते हैं कैपेसिटर। कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि आपको वीडियो समझ आ रही है कि नहीं आ रही लेक्चर, और एक कोशिश जरूर करें पढ़ते हुए साथ साथ नोट्स भी बनाएं। नोट्स बनाने से रिटन प्रैक्टिस से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। नेक्स्ट एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। थर्ड और लास्ट जिसमें प्योर सर्किट्स की डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम इनकी मिक्सिंग करेंगे, RL, RC, LC, RLC वो सब होगा। चलो नेक्स्ट प्योर कैपेसिटर की केस। अब कैपेसिटर लगा हुआ है, मान लेते हैं इसका क्वेश्चन C है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है, जिसकी इक्वेशन है E = E0 sin ओमेगा t, बराबर है E = E0 sin ओमेगा t। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा किसी इंस्टेंट में, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? कैपेसिटर इस तरीके से बिहेव करता है, जो EMF है जो अप्लाई की है वो तो उसका फेज तो ओमेगा t है, इस इंस्टेंट में ओमेगा t टाइम चेंज हो। अब करंट जो इसमें जाएगा, करंट इसमें आगे चलेगा कितने फेज से? उतने फेज से वोल्टेज आगे चल रही थी पहले π/2 से। देख लीजिए पहले आप इसको क्या लिखा है। अगर नहीं डिफरेंस कर पा रहे तो ये फेज देखिए, फेज क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ साइन। निकाल लीजिए फेज डिफरेंस। अगर आप जिसमें से भी माइनस कर सकते हैं, तो मैं ओमेगा t + π/2 पहले ले लेता हूँ, और माइनस इसका फेज ले लिया हमने ओमेगा t, तो ओमेगा t से ओमेगा t कैंसिल हो गया, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? π/2। पहले आपने करंट का लिया था, फिर आपने वोल्टेज का लिया था, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव आया, करंट लीड कर रहा है, तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन क्या आया बेटा? यहां से पहला कंक्लूजन आया जो आपको याद रखना है, करंट लीड्स बाय π/2 फेज। कितने फेज से? π/2 फेज से करंट लीड करता है। ये तीन कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो वोल्टेज करंट सेम फेज में रहेंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। इंडक्टर की बात करें तो वोल्टेज करंट से आगे चलेगी, लीड करेगी π/2 फेज से, हमेशा π/2 पोजीशन आगे रहेगी। बात करें कैपेसिटर की, इसमें करंट लीड करेगा वोल्टेज से, उतने ही सेम फेज से π/2 से। तो चीजें अगर आप ऐसे करोगे कंपैरिजन से तो काफी ज्यादा इजी हो जाती है चीजें। तो आप इन तीनों के कंपैरिजन करके चलो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखो, रेजिस्टेंस के साथ में तीन टेबल बनाओ, डिवाइड करो, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, जो पॉइंट इसके लिए वो इसके लिए वो इसके लिए, 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट इसके हो गए। तो ये ऐसे करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी चीजें, कुछ भी क्रैम नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीजें लर्न हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास पहला कंक्लूजन हुआ, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। अब हमने बात करनी है कि अगर हम वेव डायग्राम बनाएं इनका, तो आप अब देख चुके हैं करंट आगे चल रहा है, तो वो फेज निकाल लेते हैं। ये हमारे पास वेव डायग्राम हो गया, इसके लिए वोल्टेज के लिए, तो ये हो गया E0। अब करंट आगे चल रहा है कितने फेज से?
पाई बाय 2 से अगर ओमेगा टी मान लिया तो यहाँ ओमेगा टी कितना है 0, अगर ओमेगा टी 0 रखोगे तो करंट का है पाई बाय 2, पाई बाय 2 आया तो यहाँ करंट यहाँ पर है। अब ईएमएफ के फेज यहाँ कितना है 90, करंट का कितना हो जाएगा 180 होता है मीन पे। ईएमएफ के पास है 180, करंट के पास कितना आएगा 270 होता है एक्सट्रीम पे, दूसरी साइड एक्सट्रीम पे। ईएमएफ के पास कितना है 270, करंट के पास आ जाएगा 270 प्लस 90 360, तो करंट की साइकिल होगी कंप्लीट। देखो करंट ने अपनी साइकिल को पहले ही कंप्लीट कर लिया पाई बाय 2 फेज करके। ये पाई बाय 2 फेज कैसे है, ये 2 पाई है 3 पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है बेटा। तो ये इसमें आप करेक्टली देख सकते हो कि पहले करंट का फेज आया था 90, फिर ईएमएफ ने गेन किया, पहले करंट का 180 आया फिर ईएमएफ ने गेन किया, पहले करंट का 270 आया फिर ईएमएफ ने गेन किया। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो पीछे चल रही है और करंट आगे चल रहा है। उसके बाद ऑपोजिशन की बात करें, ऑपोजिशन में देखें हम इसकी ऑपोजिशन क्या कहती है, ई नोट बाय आई नोट। आप इसके लिए निकालेंगे तो क्या है, ऑपोजिशन कैसे निकालते हैं, ई नोट बाय आई नोट से मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट। ये आएगा 1 बाय ओमेगा सी, उसमें ओमेगा एल आया था फ्रीक्वेंसी के साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इंडक्टेंस, यहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कैपेसिटेंस आया, और 1 बाय, इसको सोल्व करें, इसको 1 बाय ओमेगा सी को लिख देते हैं एक्ससी। अब एक्ससी क्या है यहाँ पर, एक्ससी है यहाँ पर सी, यहाँ पर कैपेसिटिव, एक्स मैंने आपको लास्ट में बताया था रिएक्टेंस, तो तब ये भी करेंगे ये बनेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस भी बोला है, ये भी आप समझ सकते हैं, ये मैंने पहले बताया था, ये भी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है बेटा, ये भी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखो एक्ससी क्या है 1 बाय ओमेगा सी, तो एक्ससी का ध्यान रेशियो देखिए ओमेगा के साथ ये बनेगा इनवर्सली, एक्ससी का फ्रीक्वेंसी कैसा रिलेशन है इनवर्सली। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्ससी होगा कम, और जब ऐसे इनवर्सली रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, एक्ससी का बनाना है ग्राफ इसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ या ओमेगा के साथ, तो ये आएगा आपके पास ऐसा, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रिएक्टेंस कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम रहेगी तो रिएक्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला, ये कंक्लूजन नंबर फर्स्ट था, ये कंक्लूजन नंबर सेकंड है कि एक्ससी का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, एक्ससी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, कंक्लूजन नंबर सेकंड, ठीक है बेटा। अब इन कंक्लूजन को लिख लेते हैं। तो लास्ट में हम कैपेसिटर में जो चीजें पढ़ के आए हैं उन सबको एक बार लिख लेते हैं। तो ये आर एक्सएल एक्ससी समझना, ग्राफ समझना सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है, सीबीएसई कुछ भी चीजें इधर से उधर कर सकती है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देगी। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। पहला प्योर कैपेसिटर के पॉइंट पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, करंट लीड्स बाय फेज पाई बाय 2, ठीक है। दूसरा सेकंड क्या है, जो ऑपोजिशन होगी वो होगी एक्ससी, एक्ससी किसके इक्वल होगा 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा को फर्दर सॉल्व करें तो 2 पाई न्यू या एफ इनटू सी, एफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर हम डीसी की बात करें, फॉर डीसी स्पेशल केस, कंक्लूजन में लिख रहा हूं डायरेक्ट स्पेशल केस फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होगी 0। अगर फ्रीक्वेंसी होगी 0 तो 1 बाय 0 इंफिनिटी, एक्सी कितना हो गया इनफाइनाइट। एक्सी इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करेगा, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी को ब्लॉक करेगा, कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, क्योंकि कैपेसिटर के लिए जो रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट अपोज करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर डीसी को पास क्यों नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता। और ये स्टेडी स्टेट की बात है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, कैपेसिटर जब फुली चार्ज है, कैपेसिटर तो कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता, ठीक है। जब चार्ज हो रहा होगा तब अलाउ करेगा, बैटरी में प्लेट चार्ज स्टोर हो जाएगा, प्लेट्स के थ्रू प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होगा तो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। फुली चार्ज होने के बाद, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, फुली चार्ज अगर होगा तो करंट थ्रू कैपेसिटर कितना होगा
जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फर्स्ट मिनट में यूज करते थे। तो कैपेसिटर में न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कैपेसिटर लगाओ तो सर्किट में स्टेडी स्टेट माना, करंट को जीरो कर दिया। रीजन था ये, रीजन हम फोर्थ मिनट में पढ़ रहे हैं, यूज करते थे पहली मिनट में। स्टेडी स्टेट बोल के करंट लिख देते जीरो, उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट जीरो, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच को छोड़ देते थे। ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर सेकंड। थर्ड, ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया, ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनेगा एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा। अच्छा, फोर्थ फॉर्मूलाज, एक्सी किसके बोलोगे, एक्सी होगा ई आरएमएस बाय आईआरएमएस, होगा ना। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशन क्या होता है, ई नोट बाय नोट। अब ई नोट बाय नोट लिख सकते हो, ई नोट बाय नोट। लेकिन ये ध्यान रखना है, एक्सी जो है ना, ई बाय आई नहीं हो सकता, ई इंस्टेंटेनियस बाय आई इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। ये इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला सिर्फ रेजिस्टर पे लगेगा, ना तो कैपेसिटर में लग सकता, ना इंडक्टर में लग सकता। क्यों नहीं लग सकता बेटा, वो इसलिए लग सकता क्योंकि ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और करंट का फेज सेम नहीं है। अगर फेज सेम नहीं है तो दोनों का रेशियो एक्सी के इक्वल नहीं आ सकता। फेज सेम नहीं, आप पढ़ के आए हो, ईएमएफ के केस में कितना फेज होता है, ई नॉट sin ओमेगा टी, और करंट में आई नॉट sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ना तो ये इंडक्टर में सेम है, ना ये कैपेसिटर में सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। ये वाला फॉर्मूला नंबर 4 इज द वैलिड वन। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कैपेसिटर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम करेंगे आरएलसी के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेक्चर पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें नहीं आता, इसमें प्रॉब्लम है, ये हमें कराइए, तो जरूर हम उस रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।